बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड ने एक गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया और इसमें इन्होंने ये देखने की कोशिश की कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस किस तरह से इकट्ठे रहते हैं। इससे पहले जो मॉडल एटम का हमारे पास मौजूद था वो प्लम पडिंग मॉडल था, जिसमें हमने ये कहा था कि जो एटम है ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज हैं वो इसके साथ जुड़े हुए हैं। इसके बाद मॉडल हमारे पास मौजूद है जी रदरफोर्ड का। इन्होंने इस बात को साबित करने की कोशिश की या इस बात को देखने की कोशिश की कि किस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं या जुड़े हुए होते हैं। इसके लिए इन्होंने एक गोल्ड फॉयल इस्तेमाल की जिसकी थिकनेस थी 0.004 सेंटीमीटर की, यानी एक बहुत बारीक सी सोने की परत जो है वो इस्तेमाल की। हम यहाँ पर इसको साथ में डायग्रामेटिकली भी देखने की कोशिश करते हैं जी। फर्ज करें ये वाली जो है वो एक परत थी सोने की जिसको गोल्ड फॉयल का जो है वो नाम दिया। थोड़ी मैंने बड़ी इस करके बनाई है ताकि हम इसके अंदर जो है वो कुछ एटम जो है वो शो कर सकें। लाइक सिंगल एटम में यहाँ पर शो कर देता हूँ जी। ये वाले जो है वो पॉजिटिव चार्ज है वो मौजूद है। सो ये वाले इसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज है वो मौजूद है। इसके आगे इन्होंने यानी यहां से जो भी पार्टिकल्स निकलेंगे इनको डिटेक्ट करने के लिए फोटोग्राफिक प्लेट इस्तेमाल की। फोटोग्राफिक प्लेट इन्होंने इस्तेमाल की और ये जो फोटोग्राफिक प्लेट थी ये जिंक सल्फाइड के साथ कोट की हुई थी। अब फोटोग्राफिक प्लेट होती कैसी है? अगर आपने पुराने कैमरे देखे हो जिसमें जो है वो हम आमतौर पर कहते हैं जी एल्बम जो है वो डाला जाता था, यानी एक जो है वो रील डाली जाती थी। जब तस्वीर खींचते थे तो तस्वीर खींचने के बाद तस्वीर को डेवलप करवाने की ज़रूरत होती थी। आजकल तो हमारे पास डिजिटल कैमरास मौजूद हैं, तस्वीर खींच के उसी वक्त हम देख लेते हैं। इससे पहले अगर हम कैमरों पे जाएं तो तस्वीर खींचने के बाद उसको डेवलप करवाना पड़ती। अब उसके जिस पर वो नेगेटिव बनता था ना, वो हमारे पास प्लेट जो है वो फोटोग्राफिक प्लेट कहलाती है। सो वो फोटोग्राफिक प्लेट जिंक सल्फाइड कोटेड जो है ये हमारे पास ये प्लेट थी और इसके ऊपर हमने अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई। अल्फा पार्टिकल्स थे क्या जी? अल्फा पार्टिकल्स बेसिकली हीलियम के न्यूक्लियाई थे He2 जो कि यहां से जो हम प्रोड्यूस करेंगे वो या तो पोलोनियम को इस्तेमाल करेंगे, यानी रदरफोर्ड ने या तो पोलोनियम को इस्तेमाल किया या रेडियम को जो है वो इस्तेमाल किया। किसके लिए जी? हीलियम के न्यूक्लियाई यानी अल्फा पार्टिकल्स को जो है ये प्रोड्यूस करने के लिए। अब इन्होंने क्या किया जी, जब अल्फा पार्टिकल्स की इनके ऊपर बम्बार्डमेंट करवाई तो इन्होंने ये देखा कि इसमें से जो ज्यादातर रेडिएशंस हैं वो बिल्कुल सीधी गुजर गई। यहां पर मैं इसको जो है वो ड्रा करने की हम कोशिश करते हैं जी। उम्मीद करते हैं जी हमसे लाइनें जो है वो सीधी ड्रा हो जाए। सो ये हमारे पास जो है ये मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो हैं वो अपना रास्ता तब्दील किए बगैर बिल्कुल सीधे गुजर गए। इनमें से सिर्फ चंद पार्टिकल्स ऐसे थे जिनका झुकाव जो है वो बहुत बड़े एंगल पर हुआ। यानी इसको मैं चलें किसी और कलर के साथ जो है वो हम इसको शो कर लेते हैं जी, ताकि हम इसको पता चले। मैं इसको रेड कलर के साथ जो है वो शो कर देता हूं कि इनमें से चंद पार्टिकल्स ऐसे थे जिनका झुकाव जो है वो बहुत बड़े एंगल पर हुआ और इनमें से भी सिर्फ चंद पार्टिकल्स ऐसे थे
जो मुकम्मल तौर पर वापस मुड़ गए। यानी तकरीबन इन्होंने 20,000 अल्फा पार्टिकल्स का मुशाहिदा किया। अब इनकी ऑब्जर्वेशन हमने जो है वो लिखी कि हमारे पास ऑब्जर्वेशंस क्या हैं जी। पहली ऑब्जर्वेशन हमने ये बनाई कि ज्यादातर जो पार्टिकल्स हैं वो सीधे गुजर गए। मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स pass out मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स पास आउट, यानी ज्यादातर जो पार्टिकल्स हैं वो उसमें से गुजर गए। दूसरा हमने क्या कहा जी, दूसरा हमने ये कहा कि फ्यू पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड, at fairly large angle। लार्ज, इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर लेते हैं जी। एट फेयरली लार्ज एंगल, एंड few are completely rebounds, यानी कुछ जो है वो मुकम्मल तौर पर वापस मुड़ा है। दो हमने इसकी ऑब्जर्वेशन लिखी, एक ज्यादातर पार्टिकल्स गुजर गए यानी अपना रास्ता तब्दील किए बगैर गुजर गए, यहां पर साथ में मोस्ट ऑफ द पार्टिकल पास आउट, यहां पर आगे भी लिख देते हैं जी, विद आउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन या चेंजिंग इट्स पाथ। ये ज्यादातर जो है वो अपना रास्ता तब्दील किए बगैर गुजर गए और कुछ का झुकाव जो है वो बहुत बड़े एंगल पर हुआ, और इनमें से भी चंद एक ऐसे थे जो मुकम्मल तौर पर वापस मुड़ गए। सो ये दो इसकी ऑब्जर्वेशन थी। अब इन ऑब्जर्वेशन के बिहाफ के ऊपर रदरफोर्ड ने जो है वो कुछ रिजल्ट्स निकाले। इन्होंने कहा जो हमारे पास प्लम पडिंग मॉडल है जी वो बिल्कुल गलत है जी, ये बिल्कुल जो मॉडल है एटम का ये प्लम पडिंग मॉडल नहीं हो सकता। अगर ये प्लम पडिंग मॉडल नहीं हो सकता, फिर इन्होंने कहा ये वाला जो मॉडल हमारे पास मौजूद है ये लाइक अ प्लैनेटरी सिस्टम है। जिस तरह से जो है वो सूरज जो है वो सेंटर के अंदर मौजूद होता है जी, ये वाला अगर मैं कहूँ ये वाला जो है वो हमारा सूरज है और इसके इर्द गिर्द जो है वो मुख्तलिफ प्लैनेट मूव कर रहे हैं, लाइक हमारी अर्थ इसके गिर्द मूव कर रही है और इसी तरह से बाकी सारे जो है वो इसके गिर्द मूव कर रहे हैं। सो इसी तरह से एटम का मॉडल है कि दरमियान में जो है वो न्यूक्लियस मौजूद है और इसके इर्द गिर्द जो है वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। सो इसी तरह का मॉडल जो है वो इन्होंने जो है वो पेश किया। अब इनके मॉडल के मुताबिक जो इनके पोस्टुलेट है, इनके मुताबिक क्योंकि ज्यादातर पार्टिकल जो थे वो बिल्कुल सीधा गुजर गए, जिन्होंने अपना रास्ता तब्दील नहीं किया, सो इसका मतलब ये था जी मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी, मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी, कि ज्यादातर जो जगह थी एटम की वो खाली थी। इस वजह से ज्यादातर पार्टिकल जो है वो बिल्कुल सीधा गुजर गए। अब जो डिफ्लेक्शन है कुछ पार्टिकल्स की वो ये शो कर रही थी जी कि सेंटर के अंदर जो है वो कोई हार्ड मटेरियल जो है वो मौजूद है। अब वो जो हार्ड मटेरियल है उसको नाम दिया गया जी न्यूक्लियस का नाम दिया गया, और इस पर यह कहा गया कि उसके ऊपर जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है, यानी ये वाला जो न्यूक्लियस है ये पॉजिटिवली चार्ज है
ये सेंटर वाला जो है वो न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। फिर कुछ पार्टिकल्स का झुकाव जो है वो ये साबित कर रहा था कि यानी कुछ पार्टिकल्स हमने कहा जो है वो बहुत बड़े एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए और इनमें से भी चंद एक ऐसे थे जो मुकम्मल तौर पर जो है वो वापस मुड़ आए। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस जो है ये साइज में बहुत छोटा है। न्यूक्लियस इज स्मॉल इन साइज, कि उसका साइज जो है वो बहुत छोटा है। इस वजह से एटम जो है पार्टिकल जो है वो बहुत कम जो है वो वापस डिफ्लेक्ट हुए। इसके अलावा इन्होंने ये बात की क्योंकि अब न्यूक्लियस में ओवरऑल अगर हम बात करें एटम की तो एटम जो होता है ये न्यूट्रल होता है। अब ये एटम न्यूट्रल क्यों था? क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस की और नेगेटिव चार्जेस की मिकदार बराबर थी। यानी आप पॉजिटिव चार्ज अब तो हम जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर जो है वो प्रोटॉन मौजूद होते हैं और नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो बराबर थी। इस वजह से एटम जो है ये ओवरऑल जो है वो न्यूट्रल होता है। फिफ्थ पॉइंट में रदरफोर्ड ने यह बात की कि इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स पाए जाते हैं, यानी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने भी पार्टिकल्स पाए जाएंगे उनको न्यूक्लियॉन्स कहा जाएगा। यानी ऑल द पार्टिकल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। और आजकल हम ये जानते हैं जी कि अगर हम एटम को तोड़ते हैं, यानी एटम के न्यूक्लियस के अंदर मोर देन 100 पार्टिकल्स जो है वो मौजूद है, जिनमें से दो तो हम जानते हैं जी, जिसके ऊपर हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर भी बात की कि एक हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन मौजूद होता है और दूसरा जो है वो न्यूट्रॉन जो है वो मौजूद होता है। नेक्स्ट पॉइंट में पॉइंट नंबर 6 इन्होंने ये कहा कि क्योंकि ज्यादातर जो पार्टिकल्स थे वो गुजरे, कुछ जो है वो वहां पर रुक गए और उनमें से भी चंद एक थे जो मुकम्मल तौर पर यानी मुकम्मल तौर पर जो है वो वापस मुड़ आए। अब ये वाला जो न्यूक्लियस जो है ये हार्ड भी है और डेंस भी है। और इसके अलावा इन्होंने ये बात की कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द जो है वो गर्दिश कर रहे हैं। लाइक ए प्लैनेटरी सिस्टम पहले हमने बात की, इसी तरह से इस दरमियान में न्यूक्लियस मौजूद है, यानी इसके सेंटर के अंदर जो है वो न्यूक्लियस आ जाएगा और इसके इर्द गिर्द जो है वो इलेक्ट्रॉन यहां पर जो है वो मूव कर रहे होंगे। यानी ये वाला अगर इलेक्ट्रॉन है तो इस तरह से इसके गिर्द जो है वो चक्कर लगा रहा होगा। सो ये हमारे पास था जी रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। अब इसमें कुछ नुकाइस भी मौजूद थे रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में। अब उनके ऊपर जो है वो बात कर लेते हैं कि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट्स क्या थे। इसको यहां से रेज कर लेते हैं जी अब, और यहां पर इसके डिफेक्ट्स के ऊपर जो है वो बात कर लेते हैं। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में जो डिफेक्ट्स थे उनमें एक ये था, जैसे कि अभी हमने बात की कि सेंटर के अंदर न्यूक्लियस और इसके इर्द गिर्द जो है वो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है ये मूव कर रहे हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो इलेक्ट्रॉन मूव करते वक्त अपनी एनर्जी जो है वो खारिज करेगा, और जब एनर्जी खारिज करता है तो इट्स मीन उसकी एनर्जी कम होती जाएगी। यानी अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो मूव करते करते इस तरीके के साथ उसकी एनर्जी जो है वो कम होती जाएगी, यानी वो न्यूक्लियस के करीब तरीन आता जाएगा और आखिरकार ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस में गिर जाएगा एंड एटम शुड कोलैप्स, और एटम तबाह हो जाएगा। यानी अगर ऐसा है तो क्या हो जाएगा जी, एटम क्या हो जाएगा जी, एटम तबाह हो जाएगा, यानी एटम शुड कोलैप्स। और अगर तबाह हो जाता है तो एटम का वजूद ही कायम नहीं रहता।
सो ये इसका पहला डिफेक्ट था कि इसके मुताबिक एटम जो है वो तबाह हो जाना चाहिए, एटम अपनी स्टेबल हालत में नहीं रहना चाहिए, लेकिन एटम तबाह नहीं होता। अब दूसरा डिफेक्ट इसका ये था, जैसे कि हमने यहां पर ये बात की कि एटम कंटिन्यूसली जो है वो अपनी एनर्जी रिलीज कर रहा है, सो इट्स मीन इसको एटम को कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जो है वो बनाना चाहिए। लेकिन एटम जो है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं बनाता, एटम जो स्पेक्ट्रम बनाता है वो है जी लाइन स्पेक्ट्रम। अब कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम से क्या मुराद है? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम से मुराद ये है कि एटम मुसलसल अपनी एनर्जी जो है वो खारिज कर रहा है। मिसाल के तौर पर जैसे कि आपने कार्डियोग्राफ देखा होगा जी, ये दिल का ग्राफ कुछ इस तरह से आपको जो है वो नजर आता है। अगर मैं इसको तसव्वुर कर लूं जी, ये भी बेसिकली हमारे पास एक स्पेक्ट्रम ही होता है जी। सो ये हमारे पास जो है ये स्पेक्ट्रम है, अगर ये मुसलसल एनर्जी खारिज कर रहा है जी, सो रदरफोर्ड के मुताबिक एनर्जी कुछ इस तरह से खारिज होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्या जी? लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम से मुराद है जी एनर्जी रिलीज होगी या अब्सॉर्ब भी हो सकती है जी, फिर एक गैप आता है जी, फिर एनर्जी रिलीज होती है, गैप या अब्सॉर्ब होती है, फिर गैप आता है जी। सो इस तरह से ये स्पेक्ट्रम जो है वो होना चाहिए। सो ये दो इसके मेन जो है ये डिफेक्ट्स है जी, कि एक उसका ने ये कहा जी एटम तबाह हो जाना चाहिए, जबकि एटम तबाह नहीं होता। और दूसरा इन्होंने ये कहा जी कि एटम को कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए, लेकिन एटम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं बनाता, बल्कि एटम जो है वो लाइन स्पेक्ट्रम बनाता है जी। सो ये था जी आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के ऊपर बात की कि रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल क्या था। इसके हमने जो है वो कुछ इसके ऑब्जर्वेशन, इसकी हमने एक्सपेरिमेंट के ऊपर बात की, इसमें हमने इसकी ऑब्जर्वेशंस देखी, इसके अलावा इसके रिजल्ट देखे, और इसके ऊपर जो इसने मॉडल पेश किया था जी उसमें कुछ जो खामियां थी उनके ऊपर बात की। सो आज का हमारा लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है जी। अल्लाह हाफिज़।